अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। रेस्पिरेशन के इस लेक्चर में हम रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने के अमल का ज़ाब्ता यानी कैसे सांस लिया जाता है, मॉडिफिकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मोमेंट यानी तनफ्फुसी हरकत में जो तब्दीलियाँ होती है यानी जो हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, उसके अलावा जो कुछ चेंजेस है वो डिसऑर्डर्स रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, तनफ्फुसी निज़ाम के मर्ज़ या अमराज, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मसनवी सांस देना किसे कहा जाता है, वेंटिलेटर किसे कहते हैं, इसको सांस देने वाला आला मसनवी आला कह सकते हैं, वेंटिलेटर ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, बढ़िया कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दरअसल ये जो चैप्टर है रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन दोनों को एक साथ जोड़ा गया, तो इसलिए ये जो टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये टॉपिक रेस्पिरेशन ख़त्म होगा और सर्कुलेशन शुरू होगा, इस दोनों को जोड़ने वाला टॉपिक है। तो हमको ये बात पता है कि इससे पहले का जो लेक्चर था उस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि अमल तनफ्फुस जो है वो कैसे होता है, किस तरह से अमल तनफ्फुस को किया जाता है, कैसे उसके 4 हिस्से थे। एक को हमने ब्रीथिंग कहा था, सांस लेना, दूसरे को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा था, बैरूनी अमल तनफ्फुस कहा था, फिर इंटरनल रेस्पिरेशन हमने कहा था, अंदरूनी तनफ्फुस, और लास्ट में सेलुलर रेस्पिरेशन यानी खलिए में होने वाला अमल तनफ्फुस। ये चारों मिलकर अमल तनफ्फुस कैसे होता है ये डिटेल में हमने समझे है, हमारे समझ में आया कि किस तरह से अमल तनफ्फुस होता है, स्पेशली ख़ास तौर से इंसानों में। इसके पहले 11th में हमने अमल तनफ्फुस जो नबातात में होता है उसे पढ़े। आज सबसे पहले हम रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, जो सांस लेने का जो अमल है ये कैसे होता है, कैसे रेगुलेट किया जाता है, उसका क्या ज़ाब्ता है, कौन इस पर काबू रखता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग समझ लीजिए इसको कि सांस लेने का जो अमल है, अमल तनफ्फुस हम जिसे कह रहे हैं, इसमें यानी मैंने इससे पहले भी आपको कहा था कि ब्रीथिंग जो है ये उसका एक पार्ट है, वो सब मिलकर यानी ब्रीथिंग सांस लेना, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है यानी हीमोग्लोबिन के साथ, खून के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का मिलना, उसके बाद में उनको लेकर जाना, कैसे ले जाया जाता है, इंटरनल में आ जाएगा। खलिए में जाने के बाद ऑक्सीजन कैसे ग्लूकोज के साथ रिएक्ट होता है, ऑक्सीडेशन कहे हमने उसको, तकसीदी अमल कहे, वो कैसे होता है, ये सब चीज़ें मिलाकर रेस्पिरेशन अमल तनफ्फुस कहलाएगा। उसमें का एक पार्ट जो ब्रीथिंग है, ये ब्रीथिंग कैसे होता है, कैसे सांस लेने का अमल है, हमको सबको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि जो इंसान की जो सांस लेने का जो अमल है ये अमल डिपेंड करता है इंसान की सारी बाकी की हरकतों के ऊपर, क्योंकि सांस लेने के अमल के दौरान जो ऑक्सीजन अपने बॉडी में जाएगा, ये ऑक्सीजन जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुँचाया जाएगा और वहाँ उसका इस्तेमाल होगा और अमल तनफ्फुस के ज़रिए तवानाई हासिल होगी, ग्लूकोज के टूटने का अमल होगा और उस तवानाई के ज़रिए या उस तवानाई को लेकर जानदारों में मुख्तलिफ अमल होंगे, उस मुख्तलिफ अमल को अंजाम दिया जाएगा। तो ये जो है ब्रीथिंग, ये जो सांस लेने का अमल है, ये कैसे रेगुलेट होता है, किस तरह से इसको रेगुलेशन में लाया जाता है, कैसे इसको रेगुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले ये जो सांस लेने का अमल है, इसके रेगुलेशन में कौन सी चीज़ें हमको याद रखना है। सबसे पहली चीज़, ये जो अमल है ये इनवॉलेंट्री है, गैर इख्तियारी, हमारे इख्तियार में नहीं है ये, क्योंकि जो हमारे बॉडी के अंदर होने वाले बहुत सारे अमल है उसमें कुछ अमल वॉलेंट्री होते हैं। वॉलेंट्री हम उससे कहते हैं कि जो हमारे इख्तियार में है, जैसे हम चाहे वैसा हरकत अगर हम करवा सकते हैं उस अज़ा की, उस निज़ाम की, तो उससे वॉलेंट्री कहेंगे, इख्तियारी कहेंगे। और वो अज़ा, वो निज़ाम जिसमें हमारे इख्तियार के मुताबिक, जैसे सांस लेना, सांस छोड़ना, ये जो अमल है हमारे इख्तियार में नहीं, हम उसमें ना रुकावट डाल सकते हैं ना उसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इसका जो ताल्लुक़ है ये ताल्लुक़ हमारे अज़मी निज़ाम का, जिसे हम एटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ख़ुदकार अज़मी निज़ाम कहते हैं, उस ख़ुदकार अज़मी निज़ाम के ज़रिए इससे चलाया जाता है। तो बहुत सारे अपने बॉडी के अंदर ऐसी हरकतें होती है, जैसे हार्ट बीट है, दिल की धड़कन है, ये सांस लेना है, डाइजेशन है अपना, यानी हज़मा जो है ग़िज़ा का, ये बहुत सारी चीज़ें, सर्कुलेशन है, दौरान खून, ये सब चीज़ें ये जो है इनवॉलेंट्री होती है, हमारे मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती है, वहाँ पर गैर इख्तियारी, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं कि इससे वहाँ पर जो है एटोनॉमस नर्वस सिस्टम या जिसे ख़ुदकार अज़मी निज़ाम उसके ऊपर काबू रखता है। चलिए, तो ये इनवॉलेंट्री एक चीज़ याद रखिए, यानी पहले हमें जो ब्रीथिंग का रेगुलेशन है, इस टॉपिक को देख रहे हैं सब लोग याद रखिए
ये रेगुलेशन जो होगा इसमें ये इनवॉलेंट्री होगा, पहली बात याद रखना है, यानी गैर इख्तियारी होगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमको याद रखना है कि ये जो अमल है यानी सांस लेने का, तो जो बड़े हैं इंसान, एडल्ट जिसे हम कहते हैं, उनमें नियर अबाउट 1 मिनट्स में 12 टाइम्स होगा। और जो छोटे बच्चे हैं इनमें बहुत फास्ट होता है, न्यू बॉर्न बेबी जिसे कहते हैं, उनमें 44 टाइम्स होता है। ये इसकी तादाद याद रखिए। उसके बाद हमको ये याद रखना है कि इस पर कौन इसको रेगुलेट करता है, कौन काबू रखता है। 2 चीज़ें इसमें काबू रखते हैं, एक कीमियाई मादे केमिकल्स, हार्मोन्स, और दूसरा हमारा अज़बी निज़ाम जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। इस नर्वस सिस्टम में स्पेशली ब्रेन के 2 पार्ट्स, 2 हिस्से जो है वो इस पर स्पेशली ख़ास तौर से काबू रखते हैं, जिनको पॉन्स वेरुलाए, आप पॉन्स याद रखिए, और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में या इसके बाद हम जब एक चैप्टर पढ़ाएंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें दिमाग के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उसमें फोर ब्रेन, अगला दिमाग, मिड ब्रेन दरमियानी, और हैंड ब्रेन वस्ती या जिसे छोटा दिमाग कहा जाता है, उस छोटे दिमाग के 2 हिस्से हैं। आपको उस वक्त समझ में आ जाएगा। अभी याद रखिए कि पॉन्स और मिडुला ये छोटे दिमाग यानी जो इस जगह होता है उससे ये 2 हिस्से उस यानी हैंड ब्रेन के पिछले दिमाग के, छोटे दिमाग के होते हैं। तो ये पॉन्स और मेडुला ये दोनों मिलकर इसका रेगुलेशन करते हैं, यानी अमल तनफ़ुज़ या ब्रीथिंग के अमल पर काबू रखते हैं। इसलिए इसको सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन, अमल तनफ़ुज़ का मरकज़ कहा जाता है। याद रखिए, बहुत बार हमको पता है कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि अगर यहाँ मार लग जाए तो इंसान की बहुत जल्द मौत हो जाती है। तो इस हिस्से के ज़रिए बहुत सारे ऐसे अमल करवाए जाते हैं, ऐसे अमल पर काबू रखा जाता है। उसमें से ये एक अमल तनफ़ुज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सांस लेना और छोड़ना इससे रिलेटेड हमारी ज़िंदगी का जो है रिलेशन है, ताल्लुक़ है। तो इसीलिए ये जो हिस्सा है ये इस अमल तनफ़ुज़ पे काबू रखता है, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा कहा जाता है। और इसको अगर मार लग जाए, वो सिंपल सी चीज़ है, इंसान की फ़ौरन मौत हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि इस हिस्से में अगर मार लग जाए तो इंसान की जल्दी मौत होती है। अमल यानी दौरान खून के निज़ाम पर भी काबू रखता है। इसके अलावा हमारे बॉडी का जो ताल्लुक़ ब्रेन से है उसको जोड़ने वाला हिस्सा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है कहलाता है। वहाँ पर मैं उसको डिटेल में पढ़ाऊँगा। आप सिर्फ याद रखिए कि ये हैंड ब्रेन, छोटे दिमाग या पिछले दिमाग के 2 हिस्से हैं, पॉन्स और मिडुला, इनको रेस्पिरेटरी सेंटर यानी अमल तनफ़ुज़ के निज़ाम का मरकज़ कहा जाता है। चलिए ये एक याद रखो। अब ये इसको कैसे करवाते हैं, इसमें और एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। एक हमारा दिमाग, ये 2 पार्ट्स, ब्रेन हम जिसे कह रहे। दूसरा, इसका जो ताल्लुक़ है वो हमारे लंग्स से है, फेफड़ों से है। तीसरा, इसका ताल्लुक़ हमारे हार्ट से है। ओके। अब क्योंकि इस पर काबू रखने का काम है दिमाग का ये पार्ट्स, इसके अलावा सेरेब्रम, अगले दिमाग का एक पार्ट है, सेरेब्रम का जो हिस्सा है वो भी इसमें इस पर काबू रखता है। वो इसके बाद डिटेल में अपन देखेंगे इंशाल्लाह उसको। तो पहले हमको ये समझना है कि ये कैसे होता है। हमको ये बात पता है कि ये जो लंग्स है, फेफड़े जो है, तो ये फेफड़े इंसान के थोरेसिक केज, सदरी पिंजरे में बंद है। और ये सदरी पिंजरे में इस तरह से रीव्स हमने पढ़े उसको, यानी फसलियाँ जिसे हम कहते हैं, ये फसलियाँ जॉइंट, और इस फसलियों के अंदर हमारे यहाँ फेफड़े है 2 इस तरह से। इसके अलावा और एक चीज़ यहाँ मैंने जब आपको पढ़ाया था तब इसके तनफ़ुज़ी निज़ाम के पार्ट्स, मुख्तलिफ पार्ट्स में, उसमें एक डायफ्राम, एक ऐसा पार्टीशन, एक सेप्ट्रम, एक पर्दा है जिसको हमने डायफ्राम कहे थे। डायफ्राम प्लस ये जो फसलियाँ हैं, इस फसलियों के दरमियान वाले ये वाले पार्ट, ये जो मसल्स, ये जो उज़लात है, ये उज़लात इसके हरकत में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। क्योंकि हमने जब देखे कि सांस लेने का अमल होता है उसको हमने इंस्पायरेशन कहे, यानी सांस लेना, हवा अंदर की तरफ
फेफड़ों में दाखिल करना, यानी ऑक्सीजन को दाखिल करना। दूसरा सांस छोड़ना, एस्पायरेशन कहे थे हमने उसको। अब ये जो दोनों अमल है, इस दोनों अमल में सबसे अहम किरदार, सबसे अहम रोल जो है वो किसका है? वो है ये जो फसलियाँ हैं या इस सीने के हिस्से में, सदरी पिंजरे के हिस्से में मौजूद जो उजलात है उनका। क्योंकि हमने उस वक्त आपको बताया था, आप उसको थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करते हैं कि जब हम सांस लेते हैं, मतलब हवा जब अपने फेफड़ों में दाखिल होती है, उस दौरान ये जो फसलिए वाला जो थोरैसिक के सदरी पिंजरा है, ये वाला हिस्सा ऐसे ऊपर की जानिब चला जाता है, और ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम जो है ये सिकुड़ जाता है। यानी यहाँ अगर हम इसको ऐसा इस तरह से बनाएंगे, मैंने उस रोज़ आपको बहुत अच्छे से बताया था कि ये जो है ये फसलियाँ इस तरह से बनेंगी, और ये जो फसलियाँ इस तरह से बनने के बाद यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर लंग्स है, ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम सिकुड़ जाएगा तो ये ऐसे इस तरह से नीचे की तरफ आ जाएगा, और ये ऊपर चली जाएगी फसलियाँ। तो यहाँ और ये यहाँ एक ऐसी गैप पैदा हो जाएगी, और एक गैप पैदा होने से वहाँ हवा भरने के लिए वो लंग्स को जगह मिलेगी, उसको अपन इंस्पायरेशन कह रहे। तो बहुत सिंपल चीज़ है, यहाँ ये इसके दरमियान वाला जो हिस्सा है जिस उजलात से जुड़े हैं, तो ये उजलात और डायफ्राम इसके अंदर एक अहम किरदार अदा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, जब इसके यानी सांस को छोड़ने का अमल हो रहा है, तो उस दौरान क्या होगा? उस दौरान क्या होगा, हमने देखे थे कि ये हिस्सा नीचे आ जाएगा, यानी थोड़ा इसकी जसामत कम हो जाएगी, इसके उजलात सिकुड़ जाएंगे, यानी यहाँ ये जब एयर अंदर की तरफ दाखिल होगी और जब एयर बाहर की तरफ चले जाएगी, यानी बाहर इसी वजह से जाएगी कि ये थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, और ये डायफ्राम जो है, ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा इस तरह से। अब ये जब ऊपर की तरफ चला गया, ये जो हिस्सा है ये नीचे की तरफ आ गया, एक हिस्सा नीचे आ रहा है, ऊपर की तरफ ये जो स्पेस है, ये जो खला है ये कम हो गई, यहाँ ये खला बढ़ गई, खला कम हो जाएगी, तो इसका जो प्रेशर है ये लंग्स के ऊपर आएगा, और फिर ये लंग्स में मौजूद जो मतलब हवा है उसका दबाव बाहर का जो दबाव है उससे ज़्यादा हो जाएगा और हवा बाहर की तरफ जाएगी। उसके उलट वाइस वर्सा, यहाँ क्या होगा, ये लंग्स में जो दबाव है ये कम रहेगा, यानी फेफड़ों में दबाव हवा का कम रहेगा बनिस्बत बाहर के एटमॉस्फेयर, यानी बाहर का जो माहौल है उसमें। बाहर के माहौल में ज़्यादा होने से ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यहाँ पर यहाँ दबाव ज़्यादा होने से ये बाहर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इससे अपने इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कहे थे, सांस लेना और सांस छोड़ना ये कहे थे। ये तो हमारे समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर। अब ये कैसे होता है? ये होता है, मैंने अभी कहा आपको कि ये जो ब्रेन है, हार्ट है, ये सब चीज़ें यहाँ कैसे रोल अदा करती है। हमको यहाँ एक बात पता है कि हार्ट के अंदर जो CO2 वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो है, ये खून यहाँ लाया जाएगा, और ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून यहाँ आ जाएगा, और जब हार्ट बीट होगा, दिल के सिकुड़ने का अमल होगा, तो फ़ौरन यहाँ से ये खून को जो है तो ये लंग्स की तरफ भेजा जाएगा। जैसे यहाँ फुलफिल, यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन फुल हो जाएगा, तो वैसे इस ब्रेन को एक स्टिमुलेटन, यानी इसको एक मैसेज, एक पैगाम दिया जाएगा कि इसको बाहर खारिज करना है। और इसको बाहर खारिज करने के लिए फिर इसके जो सेंटर से दो, एक सेंटर मैंने अभी कहा ये जो पॉन्स है, और दूसरा जो है ये मिडुला, ये दोनों मिलाकर। तो मिडुला का जो देखिए, किसी भी पार्ट्स के दो हिस्से, ऊपर वाले हिस्से को डॉर्सल साइड कहेंगे और नीचे वाले को वेंट्रल, यानी ऊपरी जानिब और बतनी जानिब, ऐसा उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। इसका जो डॉर्सल साइड वाला हिस्सा है मिडुला का, ये मिडुला का डॉर्सल साइड वाला हिस्सा, उसके हिस्से के जो उजलात है, उसके हिस्से के जो नर्व्स है, उजलात नहीं सॉरी न्यूरॉन्स, नर्व्स जिसे कहेंगे, अज़बी खलियात जिसे कहेंगे, तो ये अज़बी खलियात जो है, तो ये CO2 का कॉन्सेंट्रेशन फुल हो गया, इसका स्टिमुलेशन मतलब इसका पैगाम इस दिमाग के हिस्से में जाएगा, फ़ौरन इस लंग्स को दिया जाएगा ये। और जैसे इस लंग्स को दिया जाएगा तो ये मिडुला का ये जो हिस्सा है, मैंने अभी कहा आपको, ऊपर की सतह वाला हिस्सा, ऊपर के सतह की जो खलियात है यानी अज़बी खलियात, वो उस पैगाम को यहाँ देंगे। किसे देंगे? इस लंग्स के उजलात को। ये जो उजलात है इनको देंगे, और यहाँ देने से ये होगा कि यहाँ इस यानी इस हिस्से में जो है, तो इस हिस्से में फ़ौरन यानी सांस को अंदर लेने का ये वाला जो अमल है ये होगा। अब नेक्स्ट उसके बाद वाला अमल क्या होगा? इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ये इसके उलट करेगा, यानी एक्सपायरेशन को करेगा, यानी सांस छोड़ने के अमल को करेगा। तो जब मैंने अभी कहा आपको कि जब ऑक्सीजन यहाँ दाखिल होगा, उस दौरान इस मिडुला का ऊपर वाला हिस्सा और कार्बन डाइऑक्साइड को जब खारिज किया जाएगा ये वाला अमल, तब इसके वेंट्रल साइड यानी बतनी जानिब का हिस्सा जो है तो इस पर काबू रखेगा। और ये कैसे होगा? मैंने अभी आपको बताया
कि यहाँ इसके जो उजलात है, ये उजलात और डायफ्राम इसमें अहम किरदार अदा करेंगे, और इसको करवाना सब जिम्मे रहेगा। ये हार्ट के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ेगी, इसका स्टिमुलेटर मिलेगा, इसको खारिज करने का अमल होगा। जैसे खारिज हो जाएगा फिर फेफड़े खाली हो जाएंगे, फ़ौरन उसको स्टिमुलेट किया जाएगा और फिर उसको भरने का अमल होगा, उसको इंस्पायरेशन कहा जाएगा। और ये दोनों को करवाने में ये स्पॉन्स का यानी पॉन्स फेरिलाई का भी किरदार है। ये दोनों अमल करवाता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इस तरह से ये दोनों मिलकर मेडुला और पॉन्स फेरिलाई यानी मेडुला ऑब्लांगेटा और पॉन्स फेरिलाई, ये दोनों मिलकर इस अमल को करवाते हैं, यानी इसको अपन ब्रीथिंग कह रहे हैं, सांस लेना कह रहे हैं। तो इस तरह से इसको रेगुलेट किया जाता है। एक चीज़ और याद रखिए, सेरेब्रम जो है, सेरेब्रम का कॉर्टेक्स वाला हिस्सा, देखिए ये जो लफ्ज़ बहुत बार दो आ जाएंगे, एक कॉर्टेक्स, जब ये मैं इसको पढ़ाऊँगा तब आपके समझ में आ जाएगा। बहुत सारे इंसानी जिस्म के अंदरूनी पार्ट्स में ये लफ्ज़ आते रहेंगे, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स बैरूनी हिस्से को कहा जाता है और मेडुला दरमियान वाले हिस्से को। तो कॉर्टेक्स यानी सेरेब्रम, ये फोर ब्रेन यानी इंसान का दिमाग का जो पहला यानी फोर ब्रेन है, जिसे अपन अगला दिमाग कह रहे हैं, बड़ा दिमाग कह रहे हैं, उसका एक हिस्सा सेरेब्रम, वो सेरेब्रम का बैरूनी हिस्सा जो है कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स यानी बैरूनी हिस्सा, कॉर्टेक्स जिसे अपन कह रहे हैं, ये बैरूनी हिस्सा भी इसको यानी इसको स्टिमुलेट करने के लिए काम में आता है, यानी ये दोनों के ऊपर काबू रखता है। तो इसीलिए मेन सेंटर तो यही है, लेकिन उसके ऊपर ये सेरेब्रम का कॉर्टेक्स भी काबू रखता है। तो इस तरह से ये रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग यानी ब्रीथिंग के रेगुलेशन का अमल होता है। तो इसको इस तरह जो मैंने आपको बताया, इसको याद रखिए। इसमें कैसे ये काम होता है, इनवॉलंट्री से क्यों कहते हैं, इसमें नर्वस सिस्टम अज़मी निज़ाम कैसे अहम रोल अदा करता है, मेडुला और पॉन्स का क्या किरदार है, इसको सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन क्यों कहा जाता है, हार्ट से कैसे ये इसको स्टिमुलेट मिलता है, ब्रेन का हिस्सा उसको कैसे स्टिमुलेट करता है, और ख़ास तौर से स्पेशली यहाँ ये फसलियों के दरमियान वाले उजलात और डायफ्राम इसमें कैसे किरदार अदा करते हैं। तो ये सबको आप अपने ज़ुबान में अपने नोट्स के अंदर इसको लिख लेना। ये जो मैंने सारी मालूमात बताई, इसको आप देखकर इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपका ये रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग वाला टॉपिक हो जाएगा, यानी सांस लेने के अमल का ज़ाब्ता, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब मॉडिफिकेशन जो है, जिसको अपन तब्दीली कहते हैं, तनफ्फुसी जो हरकत होती है, मैंने अभी आपको कहा कि जब सांस लेना और सांस छोड़ना, इसको अपन तनफ्फुसी हरकत कह रहे हैं, यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अब यहाँ सांस लेना मतलब क्या, ऑक्सीजन को जज्ब करना, हासिल करना। सांस छोड़ना मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करना। अगर इसके अलावा कोई अमल होता हो तो बहुत सिंपल चीज़ है, उसको हम मॉडिफिकेशन कहेंगे, तब्दीली कहेंगे, तब्दीली शक्ल कहेंगे। तो बहुत बार हमको पता होगा, ऐसा होता है कभी हम लोग याइंग कहते हैं, हम उसको जमा ही लेना कहते हैं, उस दौरान का जो अमल है वो मॉडिफिकेशन में आ जाएगा। खांसने का जो अमल है वो मॉडिफिकेशन के अमल में आ जाएगा। तो इस तरह से खांसना है, जमा लेना है, ये अमल तनफ्फुस के निज़ाम से रिलेटेड है, उससे ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये दो अमल को हम उसका मॉडिफिकेशंस कहेंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ये जो है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तनफ्फुसी निज़ाम के जो मर्ज़ है या अमराज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसऑर्डर्स जिसको अपन बिगाड़ भी कह सकते हैं। इनडायरेक्टली डायरेक्टली बिगाड़ आना मतलब कोई ना कोई बीमारी का होना, बीमारी का मुब्तला होना। तो सबसे पहले आप इसको समझने से पहले कुछ बातें याद रखना है। एक चीज़ याद रखना है कि अमल तनफ्फुस के बहुत सारी बीमारियां हैं। कुछ अपने सिलेबस में है, चंद उसमें की, उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कॉमन होती है। अब जब इसको आप डिस्कस करेंगे तो आपके बुक्स के अंदर एक बहुत बड़ा चार्ट दिया हुआ है। उस चार्ट में उस बीमारियों के नाम है, उसके बाद उसके वजूहात है, क्यों होते हैं, कॉजेस जिसे कहते हैं, उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट है। ये सब चीज़ें उसके अंदर दी हुई है। अब एक बहुत बड़ा चार्ट इंग्लिश के अंदर है, उसमें जो उर्दू में उसके लिए जो लफ्ज़ जो वर्ड इस्तेमाल करना है और ये सारी चीज़ें, तो आप पहले गौर से, मैं जो कह रहा हूँ उस चीज़ को गौर से सुन लीजिए। वो सबको आपको इंग्लिश में तो लिखना ही लिखना है उस चार्ट को, प्लस उसके नीचे साथ ही साथ आपको उर्दू में लिखना है। यानी एक बड़ा सा चार्ट आपको उसका बनाना है। आप एग्ज़ामिनेशन में उसको उर्दू में भी लिखोगे, लेकिन सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिसऑर्डर्स है, जो बीमारियां हैं, उसके जो नाम है स्पेशली, वो मैक्सिमम नाम आपको पता है कि वो इंग्लिश में होते हैं। और वो इंग्लिश वाले जो नाम हैं वो आपको याद होना चाहिए
और बाकी की चीज़ें, उसकी अलामतें क्या है, सिम्टम्स क्या है, उसकी कॉजेज़ क्या है, उसकी वजूहात क्या है, उसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, उसको कैसे रोका जाता है, ये सब चीज़ें जो है तो आप उर्दू में लिख सकते हैं, लेकिन उसके जो मेन नाम है वो नाम उसके आपको इंग्लिश में लिखना है। तो यहाँ आपके सामने वो चार्ट जो आएगा, वो चार्ट में कौन से बिगाड़ को क्या कहा जाता है उर्दू में, ये सब सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद में जो है यानी उसकी अलामतें क्या होगी, उसकी वजूहात क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सब चीज़ों को उर्दू में आपको बनाना है। तो अभी जो है ये आपके सामने जो चार्ट आएगा, इस चार्ट के मुताबिक आपको इसको याद करना है और साथ ही साथ आपको इसको देखते रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो चार्ट है, इस चार्ट में 4 कॉलम्स है। इस 4 कॉलम्स में सबसे पहले इसमें डिसऑर्डर यानी कौन सी बीमारी उसका नाम है, आप देख लीजिए आपके सामने जो चार्ट है उसमें। उसके बाद में उसमें जो दूसरा कॉलम है उसमें सिम्टम्स लिखा है। आप उर्दू में डिसऑर्डर को बीमारी या मर्ज लिख लीजिए, अमराज लिख लीजिए, यहाँ लिखा है। उसके बाद दूसरे कॉलम में सिम्टम्स है, उसको आप अलामतें लिख लीजिए, ओके। तीसरे में कॉज लिखा है, आप उसको वजूहात लिखिए, रीज़न्स लिख सकते। और चौथे कॉलम में ट्रीटमेंट लिखा है, उसका इलाज ये लिखिए। समझ में आ गया? दोबारा बोल रहा हूँ बेटा, याद रखिए। पहले इसमें डिसऑर्डर्स, मर्ज, बीमारी। दूसरे में सिम्टम्स, अलामतें। तीसरे में कॉज, वजूहात। चौथे में ट्रीटमेंट, उसका इलाज। तो आप ये सब लिख लीजिए। चलिए, लिखने के बाद अब जब वो पहला कॉलम है जिसमें डिसऑर्डर्स लिखे हैं, उसमें पहले बीमारी का नाम आपके सामने देख लीजिए आप लोग। उसे कहा जाता है एम्फीसेमा। क्या कहेंगे बेटा उसको? एम्फीसेमा। एम्फीसेमा वैसे उसके लफ्ज़ी माने या वैसे उसको उर्दू में वरम कहा जाता है। वरम बहुत सारी जगह, अगर किसी जगह सूजन आती है उसको वरम कहते हैं, ज़ख़म लगती है उसको वरम कहते हैं। तो ये एम्फीसेमा के लिए वरम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना है आपको, ये वर्ड लिखना है। उसके आगे आप आ जाइए सिम्टम्स में, उसकी जो अलामतें हैं उसमें इसकी क्या अलामतें होगी। सबसे पहली अलामत इसकी यह है कि हमने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़े थे, अमल तनफ़ुस के निज़ाम को पढ़े थे, तो अमल तनफ़ुस के निज़ाम में हमने ये देखे थे कि जो मुख्तलिफ़ उसके हिस्से हैं, जैसे नॉस्ट्रिल्स है, नाक का हिस्सा है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ब्रोंचा है, ओके। और उसके बाद एल्वोलाई, जिससे जुड़ी हुई हवा की बैग्स, हवा की सैक्स है। तो वो जो एल्वोलाई है, वो एल्वोलाई का ब्रेक होना, उसका टूट जाना या उस पर सूजन आ जाना, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर वो नालियों पर या उसमें मौजूद एयर बैग्स पे अगर सूजन आती है या वो ब्रेक होती है, तो दूसरी अलामत उसकी ये होगी कि शॉर्टनेस इन ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ़ होगी, सांस ऊपर के ऊपर चलेगी, छोटी सांस होगी, समझ में आ गया, डीप नहीं जाएगी वो। तो ये उसकी 2 अलामतें हैं, यानी ब्रेकिंग ऑफ एल्वोलाई, एल्वोलाई का टूट जाना, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, यानी अपनी जो सांस है उसका जो लंबाई है वो कम हो जाना या उसमें लेने में उसको तकलीफ होना। ये 2 बेटा उसकी अलामतें याद रखिए। इसकी कॉजेज़ क्या है, क्या वजह है? 2 वजूहत है इसकी। एक है इसकी वजह स्मोकिंग, जैसे आपको पता है सिगार नोशी है, बीड़ी, हुक्का वगैरह, ये सब चीज़ें जो लोग पीते हैं, उसका जो धुआं है, उसके धुएँ में ख़ासतौर से जो वो जो जल जाता है, उसकी जो राख, टार उससे कहा जाता है, वो है। उसके बाद में मुख्तलिफ़ जो गैसेस उससे निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके बाद में नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह वगैरह जो भी गैसेस निकलती है, ये सब के सब उसमें जमा हो जाती है और उसके सेल को, उसके खलियात को डैमेज करती है, ख़त्म करती है। तो ये उसकी पहली वजह है, यानी स्मोकिंग। उसके बाद दूसरी वजह है एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी। याद रखिए, बहुत सारी अमल तनफ़ुस की बीमारियों की वजह जो है वो हवा की आलूदगी है। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि ये 2 वजूहत है, एक स्मोकिंग, सिगार नोशी, और दूसरा हवा की आलूदगी, ये उसकी 2 अलामतों में है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहला आपके सामने लिखा है क्विट स्मोकिंग, यानी जो हम सिगार नोशी वगैरह जो करते हैं उसको ख़त्म कर दीजिए, उसको बंद कर देना है। ये पहला उसका ट्रीटमेंट है। हवा की जो आलूदगी है, दूसरा उसके आगे लिखा है कि अवॉइड करना है पोल्यूटेंट एयर, जो है हवा की आलूदगी जहाँ है
उस जगह जाने से रोकना है, या फिर उसको हम रोकना चाहिए उसको। उसके बाद में जो ऑक्सीजन का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जहाँ हमको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, ऐसे हिस्से में जाकर या ऐसा उसका इंतज़ाम करना चाहिए कि हमारे बॉडी को फुल्ली ऑक्सीजन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले। तो ये उसका ट्रीटमेंट है। तो पहला डिसीज़ एम्फीसेमा, वर्म जिसे कह रहे हैं, इसके बारे में उसकी सिम्टम्स है, उसके बाद उसके कॉजेस है, उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट है। इसको याद रखना है और उर्दू में इसको आपको नीचे लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट डिसीज़ है उसके अंदर क्रॉनिक ब्रोंचाइटिस। याद रखिए, ब्रोंचाइटिस खांसी को कहते हैं। 2 तरह का आएगा ये। इसके बाद तीसरे नंबर पे एक्यूट आएगा। तो क्रॉनिक जो है तो लंबा, कई अरसे तक, लंबे अरसे तक, पुराना जिसे कहते हैं। अगर बहुत पुरानी खांसी है या बहुत दिनों से चल रही है तो उसको क्रॉनिक ब्रोंचाइटिस हम कहेंगे। इसकी क्या वजूहत होती है, पहले इसके सिम्टम्स देखते हैं, यानी उसमें कौन सी अलामतें होती है। तो पहली चीज़, जो सीने का जो हिस्सा है उसमें इन्फ्लेमेशन होना, खांसी आने से उसमें जलन होना, उसमें दर्द होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ये भी उसका कॉज है, यानी सांस लेने में तकलीफ होना। नेक्स्ट जो है उसका जो कफ जो आता है, यानी बलगम जिसे हम कहते हैं, वो जो म्यूकस है, वो म्यूकस येलो कलर का आ जाना। ठीक है, यानी ये 3 अलामतें जो है, ये 3 अलामतें इसकी याद रखिए आप। इसका जो रीज़न है, वजूहत है, ये ऊपर की तरह ही है, स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन। इसको रोक सकते कैसा, फिर रोकने में वही है पहले वाली 2 बिल्कुल। उसके बाद तीसरी जो है उसके अंदर वो है जहाँ पर वार्मर रीजन है, यानी गर्म हिस्से है, ड्राई रीजन है, खुश्क इलाके है, वहाँ पर रहिए। सर्द या जहाँ टेम्परेचर लो है वहाँ रहने से ये जल्दी आपकी ख़त्म नहीं होगी। तो इसीलिए जो है तो ये उसके अंदर उसके इलाज में बताया गया है। उसके बाद में एक्यूट ब्रोंचाइटिस, जो खांसी होती है आमतौर पर इंसानों को जनरली होती है, कुछ दिनों के अंदर निकल जाती है वो। इसमें इन्फ्लेमेटेशन, वही दोबारा से उसके सिम्टम्स आएंगे। इसकी वजह जो है वो है कुछ वायरस और बैक्टीरियाज, यानी इसके होने की जो वजूहत है उसमें आप देखेंगे कि वायरस और बैक्टीरियाज है। तो इसमें जो अगर बैक्टीरिया से होती है तो याद रखिए एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती है, ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ बेस्ट बैक्टीरियल डिसीज़ को रोकने वाली दवाइयाँ होती है। तो याद रखना है कि वायरल डिसीजेस का एंटीबायोटिक दवाइयों पर ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन बैक्टीरियल जो डिसीजेस होती है, बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारियाँ होती है, उस पर एंटीबायोटिक दवाई का 100% उन्हें उसके ज़रिए रोकथाम की जाती है। उसके बाद में जो खांसी की दवाई है वो लेना है वगैरह, और वेपोराइजेशन, यानी जिसे अपन भाप लेना वगैरह कहते हैं, वो कहते हैं। सांस वगैरह खुलने वाली जो दवाई है उसे लेना है। तो ये सब इसके अंदर आप ट्रीटमेंट में लिखिए। उसके बाद में लैरिंजाइटिस जिसे कहते हैं, या लैरिंजाइटिस जिसे कहते हैं, ये जो बीमारी है ख़ास तौर से गले में खराश और आवाज़ का बैठ जाना। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी आवाज़, यानी हम बोल नहीं पाते हैं, तो उसे लैरिंजाइटिस कहा जाता है। लैरिंग्स से रिलेटेड ये बीमारी होती है। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के जो मुख्तलिफ हिस्से उसमें हमने पढ़े हैं, लैरिंग्स, फेरिंग्स के बाद जो हिस्सा है उसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। आवाज़ का जो हिस्सा है वो आवाज़ का बॉक्स है, यानी वहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है। तो इसीलिए इसको आवाज़, गला बैठना हम आम जुबान में उसे कहते हैं। इसमें क्या होगा, इन्फ्लेमेटेशन ऑफ लैरिंग्स, यानी जो लैरिंग्स का हिस्सा है, गले का हिस्सा, उसमें जलन होना। वोकल कॉर्ड्स के अंदर, यानी आवाज़ का जो हिस्सा है उसके अंदर जलन होना, गले का सूख जाना। उसके बाद में उसमें हार्डनेस, यानी आवाज़ में बहुत ज़्यादा हार्डनेस आ जाना, यानी आवाज़ नहीं निकलना जल्दी से। कफिंग होना, यानी खांसी आना, म्यूकस बलगम का आना, ये सारी अलामतें इसके अंदर पाई जाएगी। ये भी डिसीज़ जो है वायरस और बैक्टीरिया से होता है, उसके कॉजेस में आप लिखिए। फिर नेक्स्ट वही, अगर बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेना है, खांसी की दवाइयाँ लेना है। कुछ दिनों तक आवाज़ को मतलब रोकना है। इसका मतलब ये है कि बोलने से परहेज़ करना है जब तक ये अच्छा नहीं होता है, कम बोलना है उसमें। और जैसे स्मोक वगैरह, यानी सिगार नोशी वगैरह, ऐसी चीज़ें जो उसको इरिटेट करती है, उसको उकसाती है, उसको बढ़ावा देती है, इन चीज़ों को कुछ दिनों के लिए रोकना है। तो ये सब चीज़ें उसके ट्रीटमेंट में आ जाएगी। उसके बाद में निमोनिया, ये एक बीमारी है। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि जो निमोनिया है उसको उर्दू में भी हम निमोनिया कहेंगे।
ये निमोनिया बीमारी की बहुत सारी वजूहत है। स्पेशली कुछ बैक्टीरिया से ये होती है, जिसको डिप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया हम कहते हैं। लेकिन वैसे इन जनरल निमोनिया हम किसे कहेंगे? हमको ये बात पता है कि हमने देखे कि जो लंग्स है हमारे, जो फेफड़े हैं, इस फेफड़े में जो एयर बैग्स है, एल्वेला है, ये एयर बैग्स और एल्वेला, इसके अंदर कफ का जमा हो जाना, और इसमें कफ जमा होने से जो वो एयर बैग्स अगर खाली नहीं रहेंगे तो सिंपल से ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलेगा और फिर उसका इफ़ेक्ट अपने बॉडी पर हो जाएगा। उसकी अलामतों में तेज़ बुखार आना है, सर दर्द होना है, बहुत सारी कई उसकी अलामतें हैं। तो ये जो डिसीज़ है वो डिसीज़ बहुत सारे कई रीज़न से होगा, बैक्टीरियल है, वायरल है, और कोई अगर दिगर बीमारी है उसकी वजह से भी अपने लंग्स के अंदर कफिंग होता है, कफ जमा होते रहता है। लेकिन इसकी मेन जो वजह है वो बैक्टीरियल और वायरस या बैक्टीरिया वायरस ही उसकी वजूहत है। तो इसमें बहुत सिंपल चीज़ है, वही होगा कि लंग्स के अंदर जो है वो जमा होने से उसमें दर्द होगा, सांस लेने में तकलीफ़ होगी, पसीना आएगा, चेस्ट पेन, सीने के हिस्से में दर्द होगा, और जो म्यूकस आएगा, जो बलगम आएगा, उस बलगम में ब्लीडिंग होगा, ब्लड होगा। ये याद रखिए, निमोनिया वाले इसमें मैंने बलगम के साथ उसमें ब्लीड अगर आता है तो निमोनिया की सिम्टम्स है। सीने के हिस्से में बलगम की जो पैचेस है, एक्सरे वगैरह निकालते तो हमको उसका पता चलेगा। बैक्टीरिया और वायरस से होगा। स्पेशली इट इज़ वेरी डेंजरस मर्ज़ है, इसलिए कंसल्टेंट फिजिशियन से जाकर इन्हें जो उसका रिलेटेड डॉक्टर है उस डॉक्टर से जाकर, उस हकीम से जाकर पहले मिल लिए, इमीडिएटली एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ, कफ मेडिसिन ले लिए, और ऐसे मतलब हिस्से में रहिए जहाँ पे गर्म हिस्सा हो, मतलब सर्दी वाले हिस्से में नहीं रहिए, तो ये इसकी कंट्रोलिंग आसानी से हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है अस्थमा, ये जो बीमारी इसको हम दमा कहते हैं, बहुत सारे लोगों में ये पाया जाता है, बहुत जनरल डिसीज़ है। इसमें जो लंग्स के जो हिस्से हैं, ब्रांचियोल्स वगैरह, यानी हमने देखे ब्रांचाई जो है, यानी ट्रैकिया के बाद जो दो शाखें जो निकलती है, जो लंग्स को हवा ले जाती है, उसका सिकुड़ जाना, उसका कम होना, ब्रांचियोल्स में या फेफड़ों के हिस्से में जो है तो कफ का जमा हो जाना, ये सारी चीज़ें जो है, ब्रीथिंग के अंदर डिफ़िकल्टी हो जाना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, ये सब चीज़ें जो है तो इस अस्थमा की यानी अलामतों में होगी। इसके होने की वजूहत क्या है? इसके होने की वजूहत एलर्जी है। बहुत सारी चीज़ों के लोगों को एलर्जी होती है, कुछ को ग़िज़ा की एलर्जी होती है, पोलन ग्रेन ज़ीरो की एलर्जी होती है, एक जगह एक चैप्टर में मैंने उसको पढ़ाया आपको। तो वो जो एलर्जी है वो उसकी वजह होती है, या फिर कुछ और दिगर जैसे डस्ट पार्टिकल है, स्मोकिंग वगैरह, टार वगैरह है, ये तमाम चीज़ें भी उसके लिए उसकी वजूहत होती है। इसके अलावा जो पालतू जानवर है, पेट जिसे हम कहते हैं, उनके जो हेयर्स है उसकी वजह से बहुत से लोगों को अस्थमा होता है। इसका जो वो है मतलब ट्रीटमेंट है, उसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है, इनहेरिटेंस यानी सांस को खोलने वाली जो आलात है उसका इस्तेमाल करना है, और जो इरेटेड चीज़ें हैं मतलब जिससे इसको बढ़ावा मिलता है, जैसे मैंने अभी कहा पोलन ग्रेन है, डस्ट के ज़र्रात है, कुछ मखसूस किस्म की ग़िज़ा है, उसके बाद में पेट एनिमल्स की हेयर्स है, इन सब से बचना, उसको अवॉइड करना। आखिर में जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में, उसमें सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस ऐसे दो लफ्ज़ है। सिलिकोसिस मतलब ये है कि लंग्स के अंदर जो है या लंग्स के किसी हिस्से में जो है या अमले तनफ़ुस के किसी हिस्से में जो है सिलिका का जमा हो जाना। एस्बेस्टोसिस का मतलब है कि उसके अंदर रेशों का जमा हो जाना। बहुत सारे ऐसे रेशे होते हैं, जैसे कपास वगैरह है, इसके रेशे है, कोई और दीगर चीज़ें हैं, कपड़ों के रेशे है, ये तमाम चीज़ें, ये दोनों का उससे रिलेशन है। सिलिका का जमा हो जाना और रेशों का जमा हो जाना, इसे सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस कहा जाता है। इसमें क्या होगा? इन्फ्लेमेटेशन होगा, यानी जलन होगी, फाइब्रोसिस होगा, वहाँ पे रेशे जमा होने की वजह से उसमें हार्डनेस आ जाएगा लंग्स के अंदर, यानी वो सख्त हो जाएंगे उसकी उज़लात, और उसके बाद में जो है तो लंग्स डैमेज हो जाएगा, यानी लंग्स के उज़लात में टूटने का अमल होगा, यानी उसमें उसको किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी। ये सब सारी चीज़ें, इसकी जो कॉजेस है वो है कि बहुत देर तक, बहुत वक्त तक ऐसे जगह काम करना कि जहाँ पे डस्ट पार्टिकल बहुत सारे हो,
सिलिका बहुत सारे हो, फाइबर्स बहुत सारे हो, ऐसी जगह अगर हम काम करते हैं, जैसे कपड़े का मिल होता है कहीं, बहुत सारे और कपास वगैरह के जो काम होते हैं वैसी जगह है, या रोड के जो कंटिन्यूस ट्रैवलिंग वगैरह होता है, ये तमाम चीज़ तमाम जगह अगर ये होता है तो इस तरह के डिसऑर्डर्स, इस तरह की बीमारी हमको पाई जाती है। इससे बचने का जो ट्रीटमेंट जो है, इसका जो इलाज है, उसके इलाज में क्या करना चाहिए, जैसे ऐसी जगह जब हम है तो मास्क पहने रखना चाहिए, और इसके अलावा जो है तो जो वर्क है उस वर्क में कुछ बदलाव लाना चाहिए, या फिर उसमें कुछ वक्फा जिसे अपन कहते हैं वो लेना चाहिए, कंटिन्यूस उसको नहीं करना चाहिए, तो जाकर इसकी रोकथाम होगी, इस बीमारी का इलाज होगा। तो इस तरह से ये जो कुछ इससे रिलेटेड बीमारियां थी, और वो जो बीमारियां हैं उस बीमारियों का पूरा चार्ट ये जो आपके सामने है, उसको बीमारियों को उर्दू में क्या कहा जाता है, उसकी अलामतें कौन सी है, उसके कॉजेज़ कौन से हैं, उसका ट्रीटमेंट किस तरह से है, इसे मैंने पूरी कोशिश की कि इसको उर्दू में मैं आपको बता दूं। अब आप ये इंग्लिश के पूरे टर्म्स भी लिख लीजिए, साथ में उर्दू का भी लिख लीजिए, और एक ऐसा बेहतरीन एक बढ़िया आपके लिए चार्ट बन जाएगा जिसमें आपको पढ़ने में आसान हो जाएगी। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। तो चलिए, ये डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ये आपका यहाँ पर ख़त्म हो चुका। नेक्स्ट इसमें के छोटे छोटे 2 टॉपिक्स बचे हैं। एक आर्टिफिशियल वेंटिलेशन किसे कहते हैं, मसनवी सांस देना जिसे हम कहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई मर्ज़ यानी कोई बीमारी है, उसकी वजह से, या कोई ऐसा अचानक कोई हादसा, अचानक कोई ऐसा किसी के साथ कोई ऐसा अमल हो जाता है कि जिससे उसकी सांस रुक जाती है, जैसे हार्ट अटैक में है और बहुत सारी जगह। तो वहाँ पर अगर उसको किसी तरह से मसनवी तरीके से अगर हम सांस देते हैं तो उसको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन कहा जाता है। जैसे मुंह के ज़रिए दिगर दूसरे इंसान अगर उसको सांस देता है तो उतने वक्त तक उसके फेफड़े जो है तो खुल जाएंगे और दोबारा से उसका अमल तनफ़ुज़ या सांस लेने का अमल शुरू हो जाएगा और उसकी जान बच सकती है। या फिर किसी मशीन के ज़रिए, जिसको अपन वेंटिलेटर कह रहे हैं, सांस लेने वाला आला, तो ये वेंटिलेटर के ज़रिए हम उसको दे सकते हैं अगर वो डिपेंड हो तो, ये हॉस्पिटलाइज होने के बाद। लेकिन उस वक्त तक जैसे अपन मुंह के ज़रिए उसे दे सकते हैं, उस पर सीने के हिस्से में उसको प्रेशराइज़ करके उसको आर्टिफिशियल तरीके से वेंटिलेशन देने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये है वेंटिलेशन। और जो उसको वेंटिलेशन करवाने वाला जो आला है, यानी सांस देने वाला जो आला है, उसको हम वेंटिलेटर कहते हैं। वेंटिलेटर में क्या किया जाता है, जैसे हमने कहा है कि जो अमल तनफ़ुज़ जो हो रहा है उसमें खास तौर से ब्रीथिंग जो है, यानी सांस लेने का अमल, उसमें ये अपने को हेल्प करता है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, यानी ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से निकालने की कोशिश करेगा। और साथ ही साथ जब अपने लंग्स काम नहीं करेंगे, लंग्स पूरी तरह से ये ब्रीथिंग को नहीं कर पाएंगे, तो उस दौरान जो है ये वेंटिलेटर काम आता है। आजकल हम देख रहे हैं कि जो डिसीज़ अभी अपने यहाँ चल रहा है, जो कोरोना वायरस से हो रहा है, वो डिसीज़ में भी लंग्स इन्फेक्ट होता है। और लंग्स जब इन्फेक्ट हो जाएगा तो बहुत सिंपल चीज़ है कि सांस लेने में उसको तकलीफ़ होगी। तो जब बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ़ होगी और जब उसके लंग्स सांस लेने में नाकाम होना शुरू हो जाएंगे, तो तब उसको वेंटिलेटर लगाया जाता है, ये मसनवी आला लगवाया जाता है, जिससे उसको मसनवी तरीके से सांस दी जाती है। तो वहाँ जो है ये वेंटिलेटर हम उसे कहते हैं। इस तरह से ये रेस्पिरेशन वाला पूरा टॉपिक ख़त्म हो चुका। इसके पहले सर्कुलेशन ये टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाया हूँ। वो जो सर्कुलेशन है, वो सर्कुलेशन और ये दोनों के दरमियान ये एक ट्रांसपोर्टेशन जो जानदारों के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, वो एक छोटा सा एक टॉपिक है कि इनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन सभी तरह से, जैसे अभी आपने देखे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ रेस्पिरेशन में के अमल में हो रहा है। ग़िज़ाई ज़र्रात का ट्रांसपोर्टेशन होता है, हार्मोन्स महरेकाब इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, और बहुत सारी चीज़ें जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, आमद रफ्त मुंतकिल करना जिसे हम कहते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाता है। इसमें कुछ चीज़ें स्पेशली, जैसे अगर पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर ये कोई सेल है, ये कोई खलिया है, इसके बाजू दूसरा सेल है, तो अगर इसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा हो, इसमें कम है, तो बहुत सिंपल चीज़ है, क्योंकि ये खलिए के ऊपर जो ये खलवी झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये परमेबल होता है, सेमी परमेबल कहते हैं इसको, यानी कुछ चीज़ों को इजाज़त देता है, कुछ चीज़ों को रोकता है जाने की। तो ये पानी यहाँ से यहाँ मुंतकिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसकी मिकदार ज़्यादा है, तो ये हाई परसेंटेज से ये लो के जानिब मुंतकिल होगा। तो यहाँ हमको पता है कि ये जो मुंतकिल हो रहा पानी, तो पानी मुंतकिल हो रहा तो उससे ऑस्मोसिस कहते हैं हम, और इसको उर्दू में वलूजी अमल कहा जाता है।
वैसा जो कीमियाई मादे ट्रांसफ़र होते हैं, तो कीमिया मादों का ट्रांसफ़र, मुख्तलिफ गैसेस का ट्रांसफ़र, हार्मोन्स का ट्रांसफ़र, मुख्तलिफ एंजाइम्स खामिरों का ट्रांसफ़र, ये जो सब ट्रांसफ़र होता है जानवरों के अंदर, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है उसको हमने डिफ्यूजन कहते हैं। इससे पहले भी ये वर्ड आया था, नफूस कहा जाता है उसको। ये जो डिफ्यूजन है जिसे अपन नफूस कह रहे हैं, ये डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन जो है, तो ये डिफ्यूजन हमको ये देखना है कि ये कैसे होता है। दरअसल जैसे हमने अभी देखे कि पानी जब मुंतकिल होगा तो उसको अपने वलूजी अमल कहा गया, वैसे जो डिफ्यूजन है, इस डिफ्यूजन में केमिकल्स, कीमियाई मादे जो है ये मुंतकिल हो गए, इसको डिफ्यूजन या इसको नफूस कहा गया है। तो इस तरह से और बहुत सारे कई अमल है, यानी करीबी माए में जो मौजूद कीमियाई मादे हैं वो है, या किसी निज़ाम के ज़रिए कुछ चीज़ों को मुंतकिल करना है, ये तमाम चीज़ें इस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आएगी। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज़म से मुख्तलिफ जानदार जो है, इनमें मुख्तलिफ तरीक़ों से की जाती है। तो इसीलिए ये जो चैप्टर है, मतलब ये जो टॉपिक है, सॉरी, ये टॉपिक रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन के दरमियान में जोड़ने वाली कड़ी है, क्योंकि सर्कुलेशन में हमको पता है कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सर्कुलेट होती है, उसका आमद रफ्त होता है, और ये रेस्पिरेशन में जो है उसका उससे रिलेशन है, उसका ताल्लुक़ है। इसलिए एक छोटा सा टॉपिक, ये 2 चैप्टर्स के या 2 टॉपिक्स के दरमियान वाला हिस्सा है। इस तरह से ये पूरा टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। आज के लेक्चर में हमने रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग कैसे होता है ये देखा है, मॉडिफिकेशन रेस्पिरेशन मूवमेंट किसे कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर, उसके मरीज़, उसके बीमारियों को देखे हैं, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, वेंटिलेटर किसे कहते हैं ये देखे हैं। इंशाल्लाह इसके बाद के लेक्चर में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। मिलते हैं, चलिए, अल्लाह हाफिज़।